नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने कहा, मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक भारत से 4 खरब अमेरिकी डॉलर लागत की वस्तुओं के निर्यात की उम्मीद। केंद्र ने सेमीकंडक्टर और सेंसर क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी वाली भारतीय कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए। सरकार ने आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए आसान नियम जारी किए। देश भर में 2.5 लाख पंचायतों में एक सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। केंद्र ने कहा, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 696 मानव तस्करी रोधी केंद्र स्थापित किए गए। राज्यसभा और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के पहले 2 चरणों और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 167 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 94.91%। और एंटीगा में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जारी। समाचार संध्या में नईम अख्तर के साथ मैं लवली निगम। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा को बताया कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भारत से 4 खरब अमेरिकी डॉलर लागत की वस्तुओं के निर्यात की उम्मीद है। प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए इस बारे में उन्होंने बताया कि पिछले अप्रैल से निर्यात राशि की दर प्रतिमाह 30 अरब डॉलर बनी हुई है। अब तक निर्यात की कुल राशि 3 खरब 34 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार स्वतंत्र व्यापार समझौतों या व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौतों में शामिल होने के लिए संयुक्त अरब अमारात, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, कनाडा जैसे देशों के साथ बातचीत कर रही है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता आरसीईपी से भारत के अलग होने के बारे में श्री गोयल ने बताया कि उद्योग, व्यापार, कृषि समुदाय और राजनीतिक दलों ने एकमत होकर इसका स्वागत किया था, क्योंकि ये समझौता पारदर्शी नहीं था। हालांकि उनका ये भी कहना था कि भारत इस समझौते में शामिल कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं और कुछ अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने व्यवसायीकरण के लिए सेमीकंडक्टर और सेंसर क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों वाली भारतीय कंपनियों से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभाग ने कहा है कि सेमीकंडक्टर और सेंसर क्षेत्र में व्यवसायीकरण चरण में नवाचार प्रौद्योगिकियों वाली भारतीय कंपनियों के पास अब व्यवसायीकरण के लिए सहायता के अवसर उपलब्ध हैं। उन्हें ऋण, इक्विटी तथा अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है। केंद्र सरकार ने स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए उनकी छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की सरल प्रक्रिया जारी की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि लाभार्थियों के आवेदनों के पंजीकरण और ट्रैकिंग प्रोग्रेस के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया जाएगा। नए नियम के अनुसार जो घरेलू लाभार्थी अपनी छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के इच्छुक होंगे, उन्हें राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें बैंक खाता सहित आवश्यक सूचना उपलब्ध करानी होगी। इन्हीं बैंक खातों में सब्सिडी राशि जमा कराई जाएगी। इस बारे में 15 कार्य दिवस के अंदर मंजूरी जारी कर दी जाएगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में बताया कि देशभर की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में कम से कम एक सार्वजनिक सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि इससे सरकार और नागरिकों के बीच ई सेवाओं की उपलब्धता सुलभ होगी। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक सेवा केंद्रों के नेटवर्क को लागू कर दिया है।
उन्होंने ये भी बताया कि दिसंबर 2021 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 4,46,789 सार्वजनिक सेवा केंद्र कार्य कर रहे हैं। इनमें से कुल 3,48,391 सार्वजनिक सेवा केंद्र ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत हैं। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 696 मानव तस्करी रोधी इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। ये जानकारी गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौजूदा मानव तस्करी रोधी इकाइयों को मजबूत करने और सभी जिलों में नई इकाइयां स्थापित करने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। लोकसभा और राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी के हरीश द्विवेदी ने लोकसभा में चर्चा शुरू करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लाखों युवाओं के लिए निष्पक्ष रूप से रोजगार देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जैसे कदम सराहनीय हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण में बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि असंगठित क्षेत्र कई समस्याओं से जूझ रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग नोटबंदी, कोविड और कई खामियों वाले जीएसटी के कारण मुश्किल में है। श्री गांधी ने कहा कि मेक इन इंडिया की परिकल्पना को असंगठित क्षेत्र के बिना साकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्ष में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार में 46% की कमी आई है। चर्चा जारी है। इससे पहले राज्यसभा में चर्चा शुरू करते हुए भारतीय जनता पार्टी सांसद गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। भाजपा सांसद श्वेत मलिक ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आमतौर पर सरकार की नीतियां होती हैं, लेकिन इस अभिभाषण में ऐसा कुछ भी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय ने सरकार पर देश के संघीय ढांचे और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देश की वास्तविक तस्वीर पेश नहीं करता। डीएमके पार्टी के तिरुचि शिवा ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विकास रंजन भट्टाचार्य ने देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। चर्चा जारी रहेगी। सरकार ने कहा है कि कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों और अन्य कारणों से वर्ष 1990 से 44,684 कश्मीरी परिवारों ने पलायन किया है। अब तक कुल 1,54,700 लोग घाटी से पलायन कर चुके हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि जम्मू कश्मीर में 2019 से 1,40,800 नए कार्य और परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनके लिए 27,270 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि लद्दाख में विभिन्न क्षेत्रों में 17,550 निर्माण कार्य और परियोजनाएं शुरू की गई हैं और इनके लिए 3,097 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901 पर। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन से मुमकिन हुई हमारी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। आज ही डाकघर या बैंक जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खोलें और बिटिया के नाम 250 रूपए से लेकर 1.5 लाख रूपए तक सालाना जमा करते रहें। इस पर सरकार आयकर छूट के साथ ज्यादा ब्याज भी देती है। समय आने पर कुछ पैसा उच्च शिक्षा के लिए और बाकी शादी के समय निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता, बेटियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाइट nsiindia.gov.in पर जाएं।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश को आधुनिक बनाने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बजट पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 वर्ष में सरकार के निर्णयों के कारण ही देश की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार $200 अरब से बढ़कर $630 अरब हो गया है। उन्होंने कहा कि ये सब सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण ही संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में गरीबों, मध्यम वर्ग और युवाओं पर ध्यान दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के लोग एक सशक्त और मजबूत भारत देखना चाहते हैं। जब गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, तो वो अपनी ऊर्जा, अपने विकास, देश के विकास में लगाते हैं। इस बजट का भी फोकस गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर है। हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में जैविक खेती के साथ साथ कृषि के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दिया गया है, जिससे खेती और अधिक लाभकारी हो जाएगी। बीते बजट में हमने किसान रेल और किसान उड़ान की सुविधा सुनिश्चित की। अब किसान ड्रोन किसान का नया साथी बनने वाला है। इसके लिए एफपीओ के माध्यम से किसानों को खेत में ही उचित किराए पर ड्रोन और दूसरी मशीनरी उपलब्ध कराई जाएगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी से किसान को तो मदद मिलेगी ही, उत्पादन का रियल टाइम डेटा भी प्राप्त होगा। इससे जुड़े स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से एक विशेष फंड की मदद भी दी जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की तस्वीर बदल जाएगी। नदियों को लिंक करने के अनेक प्रस्ताव इस बजट में हैं। विशेष रूप से केन बेतवा को लिंक करने से यूपी और एमपी जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहां की तस्वीर बदलने वाली है। ये केन बेतवा योजना खेती में तो बदलाव लाएगी, किसान के जीवन में बदलाव लाएगी। और इस योजना पर लगभग 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने कहा, मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक भारत से 4 खरब अमेरिकी डॉलर लागत की वस्तुओं के निर्यात की उम्मीद। केंद्र ने सेमीकंडक्टर और सेंसर क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी वाली भारतीय कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए। सरकार ने आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए आसान नियम जारी किए। देश भर में 2.5 लाख पंचायतों में एक सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। केंद्र ने कहा, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 696 मानव तस्करी रोधी केंद्र स्थापित किए गए। राज्यसभा और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के पहले 2 चरणों और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 167 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 94.91% है। और एंटीगा में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जारी। उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। सभी पार्टियों ने स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बदायूं में और राजनाथ सिंह ने पीलीभीत में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने शामली में प्रेस वार्ता के बाद संयुक्त रूप से रोड शो किया। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आगरा में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के कई नेताओं ने भी विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो 4 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा और रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि वो राज्य में 14 फरवरी के चुनाव में कांग्रेस को वोट दें। इस बीच भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष
मदन कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने सुश्री गांधी वाड्रा से पूछा है कि कांग्रेस पार्टी की घोषणा के अनुसार महिलाओं को 40% सीट दिए जाने के उनके वायदे का क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार गीत भी शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल और अन्य क्षेत्रीय दल घर घर जाकर अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। गोवा में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद दल बदल की आशंका के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अपने 39 उम्मीदवारों से शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कराए। उम्मीदवारों को पार्टी के प्रति निष्ठावान रहने और भ्रष्टाचार से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने के अंतिम दिन कल 931 पर्चे भरे गए। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने बताया कि पहले भरे गए 1348 नामांकन पत्रों को मिलाकर कुल 2279 नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं। राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 167 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि आज 48 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। अब तक 1 करोड़ 34 लाख लोगों को एहतियाती डोज भी दी जा चुकी हैं। इसके अलावा 4 करोड़ 76 लाख बच्चों को भी पहली डोज दी जा चुकी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.91% है और अभी तक 3 करोड़ 95 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,61,386 नए मरीज सामने आए। देश में फिलहाल 16,21,603 मरीजों का इलाज चल रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है और अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज संसद के दोनों सदनों में चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के हरीश द्विवेदी ने आज आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जहां देश के महापुरुषों को सम्मान देने के लिए कदम उठाए हैं, वहीं विपक्षी कांग्रेस ने केवल एक परिवार को सम्मानित करने का काम किया है। द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के बस्ती से सांसद द्विवेदी ने कहा कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस कड़ी में आयोजित अमृत महोत्सव में मोदी सरकार ने देश के महापुरुषों को सम्मान देने, ऐतिहासिक स्थलों को विकसित करने की दृष्टि से कई कदम उठाए हैं। द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल जैसे महापुरुषों को भुला दिया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने पटेल के व्यक्तित्व की ऊंचाई को देखते हुए उनकी विशाल प्रतिमा बनवाई। उन्होंने कहा कि इसी तरह राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। भाजपा सदस्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस सदन के सदस्य ने एक सभा में सरदार पटेल और जिन्ना की तुलना की थी। द्विवेदी ने कहा कि मैं इस सभा के माध्यम से इसकी घोर निंदा करता हूं। सपा ने यहां भी वोटों की राजनीति की। उन्होंने कहा कि 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा की सरकार को चुना, जिसने प्रधानमंत्री मोदी के गांव, गरीब और किसान के कल्याण के संकल्प को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार गांव, गरीब और किसान के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा दीनदयाल उपाध्याय जीवन ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के माध्यम से गरीबों को मुफ्त बिजली मिल रही है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को मुफ्त आवास बनाकर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जा रहे हैं और अकेले उत्तर प्रदेश में ऐसे 2.25 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं। द्विवेदी ने कहा कि मोदी सरकार देश के गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन दे रही है। वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत निर्धन मरीजों को गंभीर रोगों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जहां अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास किया और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के लिए विशाल कॉरिडोर बनवाया, वहीं ये सरकार मथुरा और वृंदावन जैसे धार्मिक स्थानों का भी विकास और सौंदर्यीकरण कर रही है।
द्विवेदी ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के विकास का और वहां किसी भी मौसम में जाने लायक सड़कों के निर्माण का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद देश में राजमार्गों का तेजी से विस्तार हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अभिभाषण में देश के सामने खड़ी प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि आज दो हिन्दुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिन्दुस्तान है, दूसरा गरीब का हिन्दुस्तान है। इनके बीच खाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस सरकार में रोजगार सृजन नहीं हो रहा है, जबकि देश में युवा रोजगार मांग रहा है। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के कमलेश पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद गरीबों की सुध ली गई और शौचालय बनाने जैसे कई कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला, जनधन और कई अन्य योजनाओं से गरीबों, वंचितों और अल्पसंख्यकों को काफी फायदा हुआ है। द्रमुक नेता टीआर बालू ने नीट का मुद्दा उठाया और कहा कि तमिलनाडु के छात्र परेशान हैं, लेकिन इससे जुड़ा विधेयक राज्यपाल के पास लंबित है। उन्होंने कहा कि नीट की मौजूदा व्यवस्था से गरीबों और दलित वर्ग के छात्रों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें हिस्सा ले रहे भाजपा सदस्यों ने दावा किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने महिलाओं, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहित सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस ने सरकार पर अपना ही गुणगान करते रहने और आम लोगों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। भाजपा की गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने कहा कि सरकार ने सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र के आधार पर समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा, अखिल भारतीय मेडिकल परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने के साथ ही सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न पहल की हैं। चंद्रप्रभा ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन कर इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों के बीच समानता के भाव के साथ जो काम कर रही है, उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन में भी देखा जा सकता है, जिसमें ओबीसी वर्ग से 27, एससी वर्ग से 20 सदस्य और 11 महिलाएं शामिल हैं। भाजपा के श्वेत मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का ही नतीजा है कि पड़ोसी देश का सीमा पर दुस्साहस काफी हद तक कम हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा में 10% आरक्षण की सुविधा मिलने से अब इस वर्ग के लिए शिक्षा की राह आसान हुई है। महिलाओं का शोषण करने वाली 3 तलाक की प्रथा पर अंकुश लगाए जाने से उन्हें भी राहत मिली है। अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए 99 संशोधन पेश किए गए। इनमें से कुछ संशोधन माकपा की झरना दास वैद्य, विकास रंजन भट्टाचार्य, इलामारम करीम, एम षणमुगम, के सोम प्रसाद, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, द्रमुक के तिरुचि शिवा, केसी वेणुगोपाल ने पेश किए। चर्चा में हिस्सा लेते हुए सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया, राष्ट्रपति का ये अभिभाषण न तो कोई नीतिगत दस्तावेज है और न ही उसमें कोई दृष्टिकोण है। इसमें सरकार ने केवल अपनी उपलब्धियों का ही बखान किया है। जनता के बुनियादी मसले जैसे महंगाई, बेरोजगारी, अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लोगों के साथ ज्यादतियां आदि यथावत हैं, जिनका इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने सरकार पर विभाजनकारी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय ने बेरोजगारी, कालाधन, पेगासस जासूसी विवाद और कोरोना काल में कुप्रबंधन सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए उस पर विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ दुरुपयोग करने और संघीय व्यवस्था पर सर्जिकल हमले करने का आरोप लगाया। उन्होंने काले धन पर संसद में श्वेत पत्र लाने की चुनौती भी दी। रॉय ने दावा किया कि सरकार तमाम दावे कर रही है, लेकिन स्थिति यह है कि भूख हो या शिक्षा या फिर स्वास्थ्य, सभी वैश्विक सूचकांकों पर देश निचले पायदान पर खड़ा है। द्रमुक के तिरुचि शिवा ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार वंचितों, गरीबों की अनदेखी कर अमीरों की पीठ थपथपा रही है। माकपा के विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर लगभग साल भर चले आंदोलन के बाद विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला मंत्रिमंडल के बजाय प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर लिया गया। इसके बाद भाजपा के कैलाश सोनी, जीवीएल नरसिंहा राव, महेश पोद्दार,
राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज झा, माकपा के विकास रंजन भट्टाचार्य, कांग्रेस के नीरज डांगी और बीजू जनता दल के सुजीत कुमार ने विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दों के ब्यौरे सदन के पटल पर रखे। और अब कुछ और खबरें। एंटीगा में आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 26 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच आज लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में बढ़त दर्ज हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 696 अंक के उछाल से 59,558 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 203 अंक की वृद्धि से 17,780 दर्ज हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर $1 की तुलना में 74 रुपए 84 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर फरवरी अनुबंध वाला सोना 155 रुपए की गिरावट से 47,810 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी 320 रुपए की मजबूती से 61,680 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज केंद्रीय बजट 2022-23 के बारे में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। श्री सिंह ने इस साक्षात्कार में कहा कि इस बजट में देश में जारी सुधारों को गति देने के सभी प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब इन सुधारों के समुचित कार्यान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। This budget has been designed to be exactly what it is, embedded in much greater ground reality and emphasizing on the need for the implementation of the many. It said so also that I'll watch very carefully the implementation of these reforms which are currently underway. ये पूरा साक्षात्कार रात 9:30 बजे से एफएम चैनल और अतिरिक्त फ्रीक्वेंसियों पर सुना जा सकता है। ये हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल गरज के साथ बारिश हो सकती है। कोलकाता में बारिश हो सकती है, जबकि चेन्नई और मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 13 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में हल्की वर्षा या हिमपात हो सकता है। न्यूनतम तापमान 0 से 12 डिग्री नीचे और अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी, शिलांग, अगरतला, ईटानगर, गंगटोक, आइजोल और कोहिमा में हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। छत्तीसगढ़ एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला देश का 35वां राज्य बन गया है। प्रवासी लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत देश की किसी भी राशन की दुकान से सस्ती दर पर खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से अंतर्गत 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 96.8% आबादी को आच्छादित किया जा चुका है। मंत्रालय ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अगस्त 2019 में लागू की गई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक भारत से 4 खरब अमेरिकी डॉलर लागत की वस्तुओं के निर्यात की उम्मीद है। केंद्र ने सेमीकंडक्टर और सेंसर क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी वाली भारतीय कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। सरकार ने आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए आसान नियम जारी किए हैं। देश भर में 2.5 लाख पंचायतों में एक सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा। केंद्र ने कहा है कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 696 मानव तस्करी रोधी केंद्र स्थापित किए गए। राज्यसभा लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के पहले 2 चरणों और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 167 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 94.91% है। और एंटीगा में
आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला जारी है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।